हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज के टॉप करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। यहाँ मिलेगा आपको एकदम क्रिस्प एनालिसिस, प्रीलिम्स के फैक्ट्स, मेंस जीएस पेपर लिंकेज, पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग के बूस्टर्स। तो इन सबको पाने के लिए आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक। आज का न्यूज़पेपर, आज का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए, आपके जीएस पेपर 1 के लिए, 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी बोलने के लिए काफ़ी चीज़ें आज मिली हैं। ठीक है, तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आज है जी 16 जुलाई 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या है? ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप मूविंग टूवर्ड्स दैम। यानी कि कुछ ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी प्रिपरेशन बनाई रखी, राइट, तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब हो जाएगा। बट आपको उनकी तरफ, आपको अपने ड्रीम्स की तरफ चलते रहना है। कल हमने कुछ बातें कुछ पढ़ा था हमने, राइट। अब उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्विक रिकैप लेते हैं। यस्टरडे जो हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप होगा। ये आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएगी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में चीज़ें फिर याद नहीं आती। थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कल वाले एनालिसिस से मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगी। क्या पढ़ा था जी कल? 15 जुलाई कौन सा डे था? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। मैराथनर फौजा सिंह, ठीक है, ये मैराथनर थे, ब्रिटिश के मैराथनर थे। ठीक है, जो कितने साल के थे? 114 साल के थे। बायोग्राफी लिखी गई है इन पे, ये टर्बैंड टोर्नेडो। ठीक है जी। फिर क्या हमने देखा था? कुछ गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के? लद्दाख के। कौन? कविंदर गुप्ता। अशोक गजपति राजू गवर्नर ऑफ गोवा। ये हमने चीज़ें कल पढ़ी थी और ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में। आशिम कुमार घोष हरियाणा के। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ एचसी के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 217 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कंसल्टेशन चाहिए होती है विद सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। एडहॉक जजेस का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 224A। यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिस्प मैं पॉइंट्स लेके आ रही हूँ प्रीलिम्स से रिलेटेड अभी। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था। यूनेस्को की ये जो यूनेस्को में इंक्लूड हुआ है, ये हुआ है 1985 में। मैंने कहा था सिर्फ ये वाला याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। वन ऑन राइनोसोरस के लिए यहाँ पे एक इसका इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है। क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा वैली में लाई करता है। और अदर नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं आसाम के? रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, दिहांग पटकाई, दिब्रू, शेखोवा। ठीक है, ये अदर हैं, काजीरंगा के अलावा हैं ये लोग। सी ऑफ एजोव की मैपिंग करी थी। सी ऑफ एजोव क्या करता है? ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। यानी कि सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी जो कनेक्टेड है विद द स्ट्रेट ऑफ किर्च। मैंने कहा था कि स्ट्रेट वो होता है जो 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। अब इस्थमस क्या होता है ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सराउंडेड बाय रशिया एंड यूक्रेन। तो ये था कल का एक क्रिस्प रिकैप। आज टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम कल के क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने जो पढ़ाया था ना उस पर मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। इम्पॉर्टेंट डे टू डे पढ़ेंगे, जैसा कि हम डेली करते हैं कि आज कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है, आज कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है। यूपीएससी 2023 में सीधे 2024 में अभी 5 में सॉरी सीधे पूछ लिया गया। ठीक है, कौन सा डे, कौन सा इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग में। तो ये मत सोचिए कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम्स के लिए होता है इम्पॉर्टेंट। SCO शुडंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टेररिज्म, यानी कि एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवाद के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 IR की सेक्शन से इंस्टीट्यूशनल मैंडेट SCO के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और SCO से रिलेटेड प्रीलिम्स एंड अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है।
97 अनटचेबिलिटी केसेस पेंडिंग है इन कोर्ट्स। ये क्या है इम्पोर्टेंट, जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया सेकुलरिज्म, लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म पे एडिटोरियल आया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 1, 2 एंड इंटरव्यू के लिए। मैपिंग करेंगे जी एड्रियाटिक सी की एंड वो कैप करेंगे। ठीक है जी, आज का क्वेश्चन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड है। इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट है या नहीं आप लोग बताएंगे। अ पर्सन मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे। एज एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, अगर उसे हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट बाउंड रहते हैं बाय रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है, कल हमने ये पढ़ा था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक में लोकेटेड है। फेमस है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन ऑन राइनोसोरस, ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये साथ में मिलते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शंस को देखना है और आंसर करना है। अभी वीडियो पॉज करके आप अभी भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, आप जब अभी आंसर करेंगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी बाद तक। Which of the following statement best describes the geographical and strategic importance of Azov Sea? ये कि नावल पैसेज देता है बिटवीन रशिया एंड आर्कटिक ओशन। देखिएगा किसकी बात हो रही है, सी ऑफ अजोव की बात हो रही है। ठीक है, रशिया एंड आर्कटिक ओशन बताइएगा। ठीक है आंसर, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक शेयर्ड बाय यूक्रेन एंड बेलारूस। इट प्रोवाइड द मैरीटाइम एक्सेस टू सदर्न यूक्रेन थ्रू Kerch state and is vital for trade and military movement. It is located entirely within the Russian territory and no connection to the Black Sea. बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी यहाँ पे ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। बताइएगा इसके आंसर्स। डे टुडे कौन सा है, आज मनाया जाता है वर्ल्ड स्नेक डे। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्नेक्स की क्या है स्पीशीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैलाई जाती है। चलिए जी, आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। पहली न्यूज़ क्या है, एससीओ शुडंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टेररिज्म, ये जयशंकर ने कहा है। पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हुआ था अप्रैल 22 को। अब यहाँ पे जब एससीओ की मीटिंग की बात आती है तो जयशंकर चाहते हैं, हम सब पूरा इंडिया चाहता है कि एससीओ स्टैंड ले अगेंस्ट टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म को कॉम्बैट करना उसका एक मैंडेट है, राइट। अब वो कोई एक स्टैंड ले नहीं रहा है क्योंकि चाइना है पाकिस्तान का दोस्त, पाकिस्तान है इसका मेंबर। बात समझ आई। और पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो वाला जो पहलगाम अटैक किया गया था। ये क्या कर रहा है, इन्होंने कहा है कि ये जो टेररिज्म है ये क्या कर रहा है, एक बीज बो रहा है किसके, रिलीजियस डिवाइड के। क्योंकि क्या बोलते हैं, रिलीजियस बेसिस पे अटैक किया गया था। पूछा गया हिंदू हो, बस अटैक किया। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी चाइना में, वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया जयशंकर के द्वारा। वहाँ पे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये चीज़ क्या दिखाती है कि हाउ चाइना इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, चाइना कितना फेवर कर रहा है पाकिस्तान को। इवन इन पहलगाम अटैक में भी चाइना ने कितना सपोर्ट किया था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना कैसे हमारे जो मिलिट्री की लाइव लोकेशंस दे रहा था चाइना को, हमारी जहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसकी लाइव लोकेशन दे रहा था चाइना को, पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान तब हम पे अटैक करे। द 3 evils that SCO was founded to combat, यानी कि यहाँ पे इन्होंने याद दिलाया कि आपका काम क्या था, 3 evils से लड़ना था। कौन कौन से evils यहाँ पे है जी, आतंकवाद, अलगाववाद एंड एक्सट्रीमिज्म।
बात समझ आ रही है? ये सारे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और हम चाहते हैं कि SCO इसके खिलाफ कोई स्टैंड ले। दीज आर द मेंबर्स ऑफ SCO। ठीक है जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है। कब फाउंड की गई है? 2001 में बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। फर्स्ट समिट इसका कब हुआ था? शंघाई, चाइना में 2001 में। इसका काम क्या है? कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, म्यूचुअल सपोर्ट को बढ़ाना है। कुछ एरियाज जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी, ये आप अपने GS पेपर 2 में लिखेंगे। शंघाई स्पिरिट इज़ द कोर वैल्यू ऑफ द SCO। इसका क्या है काम? म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट यानी कि सारी कंट्रीज़ को फ़ायदा मिले। ठीक है, एक दूसरे के जो कोऑपरेशन है उससे। इक्वालिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज क्या है जी SCO की? रशियन एंड चाइनीज़। याद रखनी है चीज़ें, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाएगा। स्ट्रेंथन रिलेशंस अमंग मेंबर स्टेट, प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल, ये सारे कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं अपने GS पेपर 2 में जब SCO के बारे में कुछ आता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सेफगार्ड रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये ऐसे ही नहीं मैंने वाले पॉइंट्स लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं ताकि आप अपने आंसर्स में इन वाले पॉइंट्स को रिपीट करें। ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके IR के लिए। क्रिएट अ डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, ताकि डेमोक्रेटिक रहे, सारे स्टेट्स की आवाज़ उठ सके। ये कुछ रीजनल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जो वो वाली कंट्रीज़ भी अपनी आवाज़ उठा सकती हैं जो वेस्ट डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म्स में नहीं उठा सकती। रीजनल इसका एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, एक भाग है। क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिकली टेररिज्म से डील कर रहा है, बट फिर भी यहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ SCO की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स अमंग मेंबर कंट्रीज टू कम्बैट ये 3 इविल्स, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान, याद रखना है। ठीक है। एकोमोडेशन, लार्ज पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड GDP, ये 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें, इंडिया, चाइना, ठीक है, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन का पार्ट है ये। नियरली 20% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 22% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड मास। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर SCO का मैंडेट आता है तो आप SCO के बारे में पहले बताएंगे, उसका इस्टेब्लिशमेंट बताएंगे एंड उसका मैंडेट बताएंगे कि इसका ये काम है। उसके बाद क्या बताएंगे? चैलेंजेस, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं। फिर आप ये वाला एक रीसेंट एग्जांपल देंगे कि हमने टेररिज्म देखा अपनी कंट्री में, हमने उसके खिलाफ काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमने पूरी वर्ल्ड में आवाज़ उठाई, पर SCO की तरफ से उसके लिए कुछ अगेंस्ट में नहीं आया। आप ये चीज़ दिखाएंगे अपने आंसर में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 97% अनटचेबिलिटी केसेस पेंडिंग इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट में केसेस पेंडिंग है अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 17। ठीक है जी। एंड यहाँ पे एक्ट भी डिस्कस किया गया है, कौन सा? सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। इनके अंदर केसेस रजिस्टर्ड हैं। द एक्ट इंटेंडेड टू डिफाइन वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि होटल्स में अलग अलग बर्तन रखना, घरों में अलग अलग बर्तन होते हैं। ठीक है, जो हायर कास्ट से आ रहे हैं उनके लिए अलग बर्तन रहेंगे एंड जो लोअर कास्ट से आ रहे हैं उनके लिए अलग बर्तन रहेंगे। ठीक है,
जो नाई वगैरह होते हैं वो बाल काटने से मना कर देते हैं। तो ऐसे अभी भी फॉलो किए जाते हैं, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशंस एंड फॉर्म्स हैं अनटचेबिलिटी के। एंड इस वाले एक्ट में क्या है, पेनल्टीज प्रिस्क्राइब की गई हैं अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। जो अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा वो पनिशमेंट फेस करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की 2022 एनुअल रिपोर्ट कहती है इस बारे में, ठीक है, कि 97% केसेस पेंडिंग है। जो अनजस्टिस रहा है एंड टुवर्ड्स अनटचेबिलिटी, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। मंदिरों में उन्हें जाने से मना कर दिया जाता था। एंड ये भी देखा गया है कि अब वो चलते टाइम अपने साथ झाड़ू लेके चलते थे कि वो चल रहे हैं तो साफ़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद हायर कास्ट चले। तो ऐसे करके काफ़ी फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस देखी गई हैं एंशिएंट इंडिया में भी एंड मिडिवल में भी एंड मॉडर्न में भी, इवन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में भी। व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955? ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, aimed to define and penalize various forms of untouchability in social and religious spheres, ठीक है। ये क्रिमिनलाइज करता है अगर एक्सेस टू टेम्पल, पब्लिक स्पेसेस, वाटर रिसोर्सेज जैसे कि कुएं वगैरह से पानी निकालना मना करते थे, राइट। कास्ट के बेसिस पे अगर इनका एक्सेस नहीं देंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। जीएस पेपर 1, ठीक है, और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में क्या है जी, आर्टिकल है, एक्ट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी है। क्या इश्यूज़ हैं? पुअर इम्प्लीमेंटेशन। पुअर इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि हाई पेंडेंसी है 97%, तो लो कन्विक्शन है ओनली 1%, ओनली 1 केस। शोज सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ सीरियसनेस दिखती है यहाँ पे इन एनफोर्सिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है उन पुलिस ऑफिसर्स हो गए चाहे कोर्ट्स हो गए, इनकी तरफ से एक पैसिवनेस दिखती है। अंडर रिपोर्टिंग ओनली 13 केसेस नेशन वाइड, लाइकली अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू फियर, स्टिग्मा एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग विक्टिम्स। विक्टिम्स के पास ये अवेयरनेस नहीं है कि उनके पास कुछ कानूनों ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, आर्टिकल 17। या फिर फियर होता है, स्टिग्मा होता है क्योंकि हायर कास्ट ऑब्वियस है, मनी पावर होगी, राइट, तभी वो डरा धमका के रखता है वो लोअर कास्ट को। अब लोअर कास्ट क्या है, यहाँ पे डरता है, फिर एक स्टिग्मा फेस करता है और फियर फेस करता है। जुडिशियल डिले एंड एक्विटल्स। एक्विटल्स का वो कैप मैंने आपको कल परसों बताया था, दोष मुक्ति करार कर दिया जाता है। एक्विटल हो जाती है काफ़ी सारे केसेस में ड्यू टू पुअर इन्वेस्टिगेशन, लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि और जुडिशियल एपैथी। या तो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती या तो एविडेंस नहीं होता प्रॉपर, जिस वजह से दोषी को दोष मुक्ति दे दी जाती है। कॉन्ट्रास्ट वाइल पीसीआर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, एक्ट इज फेडिंग इन यूटिलिटी। एसटी/एससी एक्ट में क्या हो रहा है, राइजिंग नंबर्स हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट्स डिफरेंशिएटेड लीगल रेलेवेंस एंड परहैप्स बेटर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अंडर एसटी/एससी एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत कंप्लेंट्स कम आ रही हैं या फिर अनपेंडिंग केसेस हैं, और जबकि एसटी/एससीज एक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अबॉलिश करता है जी अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। किसी भी प्रकार से अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ये एक पनिशेबल क्रिमिनल ऑफेंस है। ये फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ अ की पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। कोई सी भी प्रैक्टिस हो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल एबॉलिशन एंड लीगल सेफगार्ड्स अनटचेबिलिटी कंटिन्यूज टू परसिस्ट इन सबटल and overt form in Indian society।
भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ से एबोलिशन हो गया है, लीगल सेफगार्ड्स मिले हैं लोअर कास्ट को, ठीक है, अनटचेबल्स को, कि अपने खिलाफ वो लोग आवाज़ उठाएं, पर फिर भी अनटचेबिलिटी अभी भी सोसाइटी में ओवर्ट फॉर्म में, ओवर्ट मतलब ओपनली नहीं दिखेगी, बट प्रैक्टिस होती है इसकी। तो आपको क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना, आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना होता है, राइट। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है फॉर द रीज़न ऑफ परसिस्टेंस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सजेस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू सजेस्ट इट इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। ये आपके इंटरव्यू में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे सीधे, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी डिस्पाइट इतने सारे एफर्ट ले लिए गए फिर भी अभी भी परसिस्ट करती है, ठीक है। तो कैसे इसे ठीक करें। नेक्स्ट, तो आप वाली जो मैंने भी क्वेश्चन दिया ना, उसके आंसर की आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो पढ़ा है आपको वो आया भी कि नहीं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आंसर्स की, क्योंकि एग्जामिनर आपका पेपर ही देखेगा भाई मेंस में अभी, उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, द नीड टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म। यहाँ पे ऑथर ने बात करी है इंडिया के लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म की। यहाँ पे रिलीजन एंड लैंग्वेज टू प्राइमरी फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो हमारे सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द नेशन को डिफाइन करता है, प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम देता है जी, टॉलरेंस एंड इक्वालिटी। आर्टिकल 25 पे जाना है, अभी अभी हमने आर्टिकल 17 पढ़ा, राइट। टॉलरेंस, इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये आर्टिकल 25, टू प्रोटेक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट इट्स रिलीजन। तो इंडिया का सेकुलरिज्म प्रो रिलीजन भी नहीं है, प्रो लैंग्वेज भी नहीं है, और ना ही उसके अगेंस्ट है। हमारा 8th जो शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, राइट। और हमारे स्टेट्स के पास ये फ्रीडम है कि आप वो अपनी कोई से भी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ करें। आपको कुछ रीसेंट इंस्टेंसेस देखे होंगे कि कितना लैंग्वेज पे लेके इश्यू चल रहा है। साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि हिंदी इम्पोजिशन नहीं चाहेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कह रहे हैं हिंदी इम्पोजिशन नहीं। मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र में दिक्कत हो रही है मराठी लैंग्वेज को लेके। आर्टिकल 343 क्या कहता है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी जी, यूनियन की देवनागरी स्क्रिप्ट होगी हिंदी में। स्टेट्स आर फ्री टू चूज़, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ करने के लिए वो लोग फ्री हैं। वहीं आर्टिकल 29 क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये इसमें माइनॉरिटीज़ भी इंक्लूडेड है। एनी सेक्शन का मतलब क्या है, तो मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी भी, इनके पास राइट है प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इंडिया के पास 121 लैंग्वेजेस हैं, 270 तो मदर टंग्स हैं। मदर टंग्स मतलब वो बहुत ही जो रीजनल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप भोजपुरी में ही देखें तो भोजपुरी में भी कितने सारे वेरिएशंस मिल जाएंगी। गढ़वाली में देखें तो गढ़वाली जो उत्तराखंड की लैंग्वेज है, राइट, उत्तराखंड में पाई जाती है, डायलेक्ट है, तो उसमें भी कितने सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। ये रीजनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं एंड ये मदर टंग होती है। About 96.71% of population of the country have one of the 22 scheduled languages, ठीक है, उनके मदर टंग की तरह। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है डाइवर्सिटी को। हम यार लैंग्वेज के बेसिस पे हम क्यों लड़ रहे हैं, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के बेसिस पे लड़ेंगे तो हमारा इंडिया तो यूनाइटेड कम डिवाइडेड ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सच डाइवर्सिटी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ईच एंड एवरी लैंग्वेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन स्टेट मस्ट शोन रिस्पेक्ट। कोई सा भी रीजन हो, कोई सा भी रिलीजन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हमें टॉलरेंस, रिस्पेक्ट करनी है। ओनली वे टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म, सिर्फ एक यही एक रास्ता है
रिस्पेक्ट ही करना डाइवर्सिटी की, यही एक रास्ता है जब हम इंडिया के लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे लैंग्वेजेस का इश्यू है, तो लैंग्वेजेस में भी हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैनी सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या कह रहे हैं, हैव रेजिस्टेड टू इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। अब ये फियर क्रिएट कर रहा है उनके अंदर कि ये कल्चरल डोमिनेशन ला देगा। रीसेंट वायलेंस देखा गया नॉन मराठी पॉपुलेशन के ऊपर, इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब ये लोग कल्चरल आइडेंटिटी को तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे ऑथर ने कहा है। अगर ये लोग कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते तो क्या करते, ये टॉलरेंस एंड लिबरलिटी लेके आते ना। आर द टू पिलर्स ऑफ इंडियाज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एडिटोरियल को इस वाले बहुत ही फोकस करके एम्फसाइज किया है एंड इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसे, क्योंकि ये आपके जीएस पेपर 1, 2 एंड इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको न्यूज़ का यूसेज आना चाहिए। इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड अ कंजर्वेटिव लीनिंग टूवर्ड्स रिलीजन और लैंग्वेज ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी लेके आएगा और हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसे खराब करेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इंडियाज़ कमिटमेंट टू लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म, ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जीएस पेपर 2 में आप ये यूज़ करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडियाज़ कमिटमेंट टू लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म इज़ फंडामेंटल टू इट्स प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी येट चैलेंजेस परसिस्ट। अभी हमने देखे चैलेंजेस हैं ऊपर, इन बैलेंसिंग लैंग्वेज पॉलिसी, आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लैंग्वेज मूवमेंट्स एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन लैंग्वेज पॉलिटिक्स। ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहने हैं। नेक्स्ट है जी मैपिंग। मैपिंग में आज हम क्या देखेंगे, एड्रियाटिक सी की मैपिंग। दिस इज एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से चलते हैं अल्बानिया, मॉन्टेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड इटाली। दिस इज होल इटाली, ठीक है जी। यहाँ पे जी गल्फ ऑफ वेनिस, एड्रियाटिक सी के थोड़ा नॉर्थ वेस्ट क्या है, गल्फ ऑफ वेनिस। बात समझ आई। एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ ओरेंतो। मैंने कहा है अगर आप मैपिंग कर रहे हैं तो आसपास के एरियाज़ को पढ़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ ओरेंतो किसे जोड़ रहा है, एड्रियाटिक सी को जोड़ रहा है, किससे, आयोनियन सी से। याद रखेंगे जी, स्ट्रेट ऑफ ओरेंतो कहाँ है जी, एड्रियाटिक सी में। चीज़ें याद रखनी है, नहीं भूलनी है। आज वो कैब क्या है, वो कैब है अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है निरंकुश, अनरिस्ट्रेन्ड यानी कि कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश। अनकंस्ट्रेन्ड एंड अनकंट्रोलेबल, जैसे कि मनमानी आचरण, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो निरंकुश यानी कि हमने कोई अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं रखा, कुछ डिसिप्लिन नहीं है, बस अपने आप कुछ भी चलता जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, आई फेल्ट अ मूवमेंट ऑफ अनब्राइडल्ड एम्बिशन, ठीक है, वो निरंकुश भरे एस्पिरेशन, एम्बिशन, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको PDF बनानी है, जो PDF जो मैं दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, उससे नोट्स बनाने हैं। आपको वैल्यू एडिशन आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आप PDF बाद के लिए ना छोड़ें, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता, PDF रखी रह जाती है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने एनालिसिस देखा है एंड पाया है कि आपके GS पेपर 1, 2 के लिए एंड इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मिली है। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई तो अपने एस्पिरेंट्स, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके साथ शेयर करिएगा।
कमेंट करिएगा नीचे, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसके आंसर्स आप लोग दीजिएगा। एंड वीडियो हल्की सी भी अगर वैल्यूएबल लगी हो, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी मैंने वैल्यू एडिशन किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपके सब्सक्रिप्शन देने से हमें सपोर्ट मिलता है। येस, पीपल आर वॉचिंग, मुझे वीडियो बनानी है, आपकी पढ़ाई है इम्पोर्टेंट ज़्यादा, राइट। तो इसीलिए आप मुझे कम से कम सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके आप मुझे ये बताइए कि दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम दिस वीडियो, यू आर गेनिंग वैल्यू एडिशन फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है अपना, सीज़न चेंज हो रहा है, सेहत में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।